नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंडिया ने डिसाइड कर लिया है कि अब नॉर्थ कोरिया में अपनी एम्बेसी जो कि 2021 में बंद कर दी थी उसको रीओपन किया जाएगा। अब यहां पर एकदम से दो सवाल बड़े उठ रहे हैं कि एक तो 2021 में आपने क्लोज क्यों किया, और क्लोज कर दिया था तो भाई अब क्या आफत या फिर जरूरत आन पड़ी है कि आप उनको रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सवाल है ना, ये हर किसी के दिमाग में आएगा एकदम से कोई देखेगा तो देखो, उस टाइम पर हमने हमारे डिप्लोमेट्स क्यों बुलाए थे, उससे संबंधित गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई स्टेटमेंट आया नहीं था। बट 2021 के टाइम पे एक्चुअल में क्या पेंडेमिक पीक पे चल रही थी, कोविड के कई वेरिएंट्स बहुत बुरे तरीके से लोगों को मार रहे थे। तो ऐसे में हमने हमारे डिप्लोमेट्स को रिकॉल कर लिया था। और ये पेंडेमिक वाली इक्वेशन इसलिए सेट की जा रही है क्योंकि उसी टाइम पर यूरोप के भी आप मैं नाम लूं, जर्मनी हो गया, जर्मनी, यूके, पोलैंड, इन कंट्रीज ने भी क्या किए थे, अपने जो डिप्लॉयड वहां पर अपने एम्बेसडर्स थे उनको बुला लिया था कि आप एक बार आ जाइए जब तक नॉर्मल सिचुएशन नहीं हो जाती है। तो ऐसे में पेंडेमिक एक बहुत बड़ा कारण बताया जाता है कि क्यों वहां पर हमने हमारी जो एम्बेसी थी उसको एक बार क्लोज किया। ठीक है, बट आपको यहां पर देखना होगा कि अभी नॉर्थ कोरिया में जिस तरीके से हम एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं उसके पीछे कई एंगल्स हैं, जिनमें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट 3 से 4 ऐसे पॉइंट हाईलाइट करके बताऊंगा कि हाँ भाई, ये वजह है जिसकी वजह से हम नॉर्थ कोरिया को अब बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जो हमारा ब्रेक लगा था रिलेशनशिप में, या फिर ये कहें कि पेंडेमिक की वजह से हमने हमारे डिप्लोमेट्स को बुला लिया था तो दोबारा हम भेज सके, तो देखो उसका किक स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि हमारी एक टेक्निकल टीम वहां पर ऑलरेडी पहुंच गई है जो कि वहां पर देख रही है कि सरकारी तंत्र इतना ज्यादा नियंत्रण रखता है वहां पर कि चेक तो कर ले कि जहां पर हमारे डिप्लोमेट्स जिस बिल्डिंग में रहने वाले हैं कहीं वहां पर जासूसी तो नहीं हो रही है हमारे डिप्लोमेट्स की। तो स्नूपिंग डिवाइस हो, कोई बग लगा हुआ हो तो उसको डिटेक्ट करें, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पे देखो हमेशा डाउट बना रहता है क्योंकि वहां पर आप देखिए कि फॉरेनर्स को फ्रीडम के नाम पर कुछ नहीं मिला हुआ है। प्योंगयांग के अंदर तो फिर भी फॉरेनर्स फिर भी घूम सकते हैं, पर अगर प्योंगयांग वहां की कैपिटल से बाहर दूसरे किसी एरिया में निकलना चाहो ना तो सरकारी अथॉरिटी से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरा, फॉरेनर्स को लोकल्स के साथ इंटरेक्ट करना लगभग बैन किया हुआ है, पता नहीं हमारे लोकल्स को आप भड़का सकते हो क्या। तो ऐसे में एक तो टेक्निकल टीम ये काम करने के लिए गई हुई थी। इसके अलावा हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनको सेंड करने से रिलेटेड हम जो हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी ले रहे हैं, जिसमें जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया और आपका यूके। यहां पर भी हमारे डिप्लोमेट्स एंगेज कर रहे हैं इन कंट्रीज के साथ में कि आप लोगों ने जो 2021 में नॉर्थ कोरिया से अपनी एम्बेसी बंद की थी अब रीओपन कर रहे हो तो क्या क्या चीजें चेक की, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। दैट मीन्स उनकी प्रैक्टिसेस, उनके एक्सपीरियंस से हम कुछ लर्न करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में हमने ये दो इंपॉर्टेंट कदम तो उठा लिए हैं और ऐसे में इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम हमारी एम्बेसी को वहां पर ओपन करेंगे। पर ध्यान रखें, ये एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के ऊपर काम करने वाला है। वो कैरेट एंड स्टिक का मतलब आपको ध्यान होगा कि जहां फेवर करेगा वहां पर हम आगे बढ़ेंगे, जहां पर प्रॉब्लम आएगी वहां पर हम हमारा स्टैंड एकदम कड़क तरीके से लेंगे। जैसे कि नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इस न्यूक्लियर प्रोग्राम में पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो ऐसे में इंडिया इस बात को लेकर के बहुत बार नॉर्थ कोरिया को कहता ना क्रिटिसाइज भी कर चुका है, यूएन में भी अपनी आवाज उठा चुका है कि कोरियन पेनिनसुला को डी न्यूक्लियराइज करने की जरूरत है। बट अगेन नॉर्थ कोरिया अपनी न्यूक्लियर कहते ना कि न्यूक्लियर पावर को बहुत एक्सपेंड कर चुका है, जो कि मोर और लेस साउथ कोरिया के साथ में टेंशन का कारण भी बनता चला जा रहा है। इस बात को हम और डिटेल में देखेंगे। एक सवाल जो है वो सबसे बड़ा रहेगा हमारे फर्दर डिस्कशन में कि क्यों इंडिया इस एम्बेसी को रीओपन कर रहा है। क्या इंडिया नॉर्थ कोरिया रिलेशंस बहुत बुरे थे, अच्छे थे, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट आगे बढ़ने से पहले पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से जो फाउंडेशन कोर्सेज चल रहे हैं उनकी बता देता हूं मैं एक बात। सबसे पहले 2026 के लिए जो टारगेट करके चल रहे हैं ना, वो देखो संकल्प और टाइटन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं अपने मीडियम के अकॉर्डिंग। 2025 वालों के लिए प्रहार और टाइटन है, अगेन वही मीडियम वाला सिस्टम आपको ध्यान रख लेना है। रेट्स आपकी 8,000 रुपए। इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस के अलावा आपको सी सेट की क्लासेस भी मिलती हैं, डेली एमसीक्यूज, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव जीएसई बुक्स दी जाती है। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर भी। नाम है मेरा रजनीकांत लाटा। तो आप क्या करेंगे कि वहां पर जो भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगे उनका लिंक आपको वहां मिल जाएगा। इसके अलावा आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ है तो वो मैं शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ कहता ना कि वन शॉट वीडियोस कई मेरे बनते हैं, मैं बना के देता हूं एक्सटेंडेड चैनल के लिए, अपने ही चैनल के लिए। तो वहां पर आपको सिंगल
वन गो के अंदर करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है, वो सारी चीजें इजीली वहां पर कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन कर लें इस क्यूआर कोड को स्कैन करके चैनल को, ठीक है। तो बात कुछ ऐसी है कि इंडिया अब क्यों रिज्यूम करना चाहता है, तो इसके पीछे देखो हम तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को हाईलाइट कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर यहां पर हम देखेंगे कि जब 1950s के टाइम पे कोरियन वॉर स्टार्ट हुआ था, जहां पर नॉर्थ कोरिया की तरफ इंफ्लुएंस था यूएसएसआर का, ठीक है, और साउथ कोरिया की तरफ यूएसए का। तो ये एक कहते ना कि कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक सिस्टम के बीच में एक गजब का कॉलेशन, डेमोक्रेसी और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के बीच में गजब का कंपटीशन हुआ था, युद्ध हुआ था। उस युद्ध में इंडिया ने मीडिएशन कराया था। इसका मतलब एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप हमारे ऑलरेडी रह चुके हैं। इसके चलते ही आप देखेंगे ना कि नॉर्थ कोरिया हो चाहे साउथ कोरिया, दोनों में इंडिया की अच्छी खासी गुडविल वहां पर मेंटेन रहती है। इसके अलावा आप वहां पर नोटिस करेंगे कि 1970s के टाइम पर आते आते जो नैम को इंडिया ने फाउंड करवाया था, इंडिया आपको पता है टोटल 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे नॉन अलाइन मूवमेंट के, उसमें एक इंडिया भी था। तो इस नैम को नॉर्थ कोरिया ने ज्वाइन कर लिया था बाद में। इसका मतलब एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नैम के अंदर भी हम साथ में काम कर चुके थे। इसके अलावा आप देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से और इंडिया की तरफ से हाई लेवल हाई प्रोफाइल मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज हुई थी। जैसे कि अगर हम 1970s की बात करें तो ये मीटिंग हो गई जवाहरलाल मतलब नैम जब की मतलब एंगेजमेंट जब बढ़ने वाली थी उस टाइम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा 1980s के टाइम पर जो नॉर्थ कोरिया के प्रीमियर हैं इस और उनके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडिया आए थे, जिन्होंने इंडियन लीडर्स के साथ मीटिंग की है। मोरारजी देसाई हैं और एक आपने कई बार वीडियो देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे उनके साथ में भी उनकी एंगेजमेंट्स हुई थी। और उसके बाद में 2018 में एक इंपॉर्टेंट हाई प्रोफाइल विजिट इंडिया की तरफ से भी होती है, जब हमारी तरफ से मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है, वीके सिंह, जनरल वीके सिंह जो है वो नॉर्थ कोरिया की विजिट पे जाते हैं। तो ऐसे में हमारे रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत हेल्दी हैं। तो 2021 में जो बंद हुई थी एम्बेसी, उसके पीछे कोई इतना कोई इक्वेशन उलझी हुई नहीं थी, स्ट्रेट वहां पर पेंडेमिक का मुद्दा हम समझ सकते हैं। इसके अलावा कल्चरल एंगेजमेंट, नॉर्थ कोरिया में बताया जाता है कि हर 2 साल के अंदर एक फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया जाता है और उन फिल्म फेस्टिवल के अंदर इंडियन मूवीज को अच्छी खासी पोजीशन मिलती है, ऑडियंस भी अच्छी खासी वहां पर बनी हुई है। तो कल्चर टू कल्चरल टाई भी कहीं ना कहीं बायलैटरल एक्सचेंज के तौर पे देखी जा सकती है। तो ये कुल मिलाकर के सारा सिनेरियो शो करता है कि इंडिया और नॉर्थ कोरिया के रिलेशन बड़े नॉर्मल से रहे हुए हैं अगर हम कोल्ड वॉर पीरियड की बात करें। फिर दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर आता है कि अभी यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप हैं और वहीं दूसरी तरफ रशिया में व्लादिमीर पुतिन ऑलरेडी लीड कर रहे हैं। तो इनकी दोनों की रिलेशनशिप किम योंग उन के साथ में मोरलेस एंगेजिंग है। व्लादिमीर पुतिन और किम योंग उन की रिलेशनशिप को, फ्रेंडशिप को तो लेकर के किसी को सरप्राइज ही नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी देखें कि यूक्रेन रशिया वॉर में नॉर्थ कोरिया ने अपने हजारों सोल्जर्स रशिया की तरफ से लड़ने के लिए भेजे हुए हैं कि यूक्रेन को हराओ। तो ये रिलेशनशिप तो सीधी सिग्नल कर ही रही है ना कि पुतिन का तो बिल्कुल एकदम अच्छा एंगेजमेंट चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जब पहली टर्म में प्रेसिडेंट बन के आए थे ना, तो इन्होंने किम योंग उनके साथ में अपनी एंगेजमेंट बहुत अच्छी रखी थी। 3 बार इन्होंने मीटिंग की थी कि भाई कैसे भी करके नॉर्थ कोरिया अपनी न्यूक्लियर वेपन को खत्म करे। वो बात अलग है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये बातें मानी नहीं गई थी, बट स्टिल एंगेजमेंट का जो पॉइंट है वो एक बार फिर से रिवाइव हो सकता है। रीजन बीइंग मैंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं यूएसए के करंटली। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है कि क्यों इंडिया अब नॉर्थ कोरिया के साथ में अपनी एम्बेसी को जो 2021 में बंद किया उसको जल्दी से ओपन करना चाहता है, क्यों हमारे लिए फेवरेबल है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर आ जाता है कि हमें पाकिस्तान को भी कंटेन करके रखना है, क्योंकि जितना पुराना रिलेशन इंडिया नॉर्थ कोरिया का है ना, पैरेलली आप देखेंगे कि इस्लामाबाद और प्योंगयांग का रिलेशन भी मोर और लेस उतना ही लंबा है, जिसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो AQ खान ने धीरे धीरे नॉर्थ कोरिया को ट्रांसफर की और नॉर्थ कोरिया ने उसके बदले में पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की। ये जो एक्सचेंज था ना, इस एक्सचेंज ने दोनों को बहुत गजब पावर दी है,
क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी थी तो न्यूक्लियर वेपन इनके पास में आ गया, तो सीधी बात है पावरफुल हो गया कि नहीं। सिमिलर मैनर में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर सेगमेंट को तो अचीव कर लिया था, बट इनके पास में मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं थी जो नॉर्थ कोरिया ने दे दी। और इन सब के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया चाइना ने। तो चाइना के लिए तो ये कहा भी जाता है देखो कि चाइना ने दो पागल कुत्ते पाल रखे हैं, एक तो पाकिस्तान और एक नॉर्थ कोरिया। तो ऐसी परिस्थितियों में नॉर्थ कोरिया के साथ में अगर हम एंगेज करेंगे तो पाकिस्तान की तरफ जो टिल्ट नॉर्थ कोरिया का है उसको हम थोड़ा सा बैलेंस कर पाएंगे, एटलीस्ट हमारी वहां पर प्रेजेंस तो होगी। फिर सवाल यह आता है कि क्या नॉर्थ कोरिया के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, इनके अलावा और किन किन की एम्बेसीज हैं? तो वहां पर आप देखेंगे 24 एम्बेसीज हैं। नो डाउट वहां पर एक बंदे को सांस भी लेनी हो ना तो वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी से पूछना पड़ता है, बट स्टिल हम इस कंट्री को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कोरियन पेनिनसुला के अंदर डिस्टर्बेंस का मतलब हो गया ईस्ट एशिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट होना। और चाइना जो है वो इनको कहीं ना कहीं अपने हिसाब से यूज करता रहता है टूल्स की तरह। तो ऐसे में हमें जानना जरूरी हो जाता है कि भाई इंडिया क्यों वहां पर एम्बेसी बंद करके आया था, क्यों रीस्टार्ट कर रहा है, क्या हमारी लेगेसी रही है रिलेशनशिप को लेकर के। ठीक है, तो अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इनमें से कौन सी वाटर बॉडी ऐसी है जो कि साउथ कोरिया के ईस्ट में लोकेटेड है? आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे, और साथ ही साथ आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें कि इंडिया जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया के साथ एंगेज कर रहा है वो आपके हिसाब से और किस हद तक जानी चाहिए या क्या मैनर होना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।